अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। 16 मई 1978 सन की शब मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर रावलपिंडी ब्रिगेडियर मुमताज़ मलिक ने कर्नल रफ़ीउद्दीन को टेलीफोन किया कि सुबह 5 बजे साउथ इंडिया से सोफ़ा सेट वसूल कर लेना। सोफ़ा सेट दरअसल इस कैदी का कोड वर्ड था जिसे इस रोज़ कोट लखपत जेल से सेंट्रल जेल रावलपिंडी मुंतकिल किया जाना था और इस कैदी का नाम था जुल्फ़कार अली भुट्टो। जब जुल्फ़कार अली भुट्टो मरी के गवर्नर हाउस में कैद थे तो इनसे जनरल ज़ियाउल हक की मुलाकात के दौरान ही ये फैसला हो गया था कि ज़ियाउल हक की ज़िंदगी भुट्टो की मौत से वाबस्ता है। भुट्टो ने ज़ियाउल हक की सरजनश करते हुए कहा कि तुम्हें मालूम है कि आर्टिकल 6 के तहत आइन तोड़ने की सज़ा क्या है। ये बात सुनकर ज़ियाउल हक के पसीने छूट गए। वो नहायत बेचैनी और इज़्तिराब की हालत में अपनी शर्ट के बटन खोलते और बंद करते रहे। 29 जुलाई को जुल्फ़कार अली भुट्टो को रिहा किया गया तो इनका ज़बरदस्त इस्तकबाल हुआ। ज़ियाउल हक भुट्टो की मकबूलियत से खाइफ थे ही, मगर जब भुट्टो ने अपने जलसों में खुले आम आर्टिकल 6 की बातें करना शुरू कर दी तो ज़ियाउल हक से ये जुमला मंसूब हुआ कि अब कब्र एक है और इसमें ज़ियाउल हक या भुट्टो में से किसी एक को जाना है। 18 अक्टूबर को इंतखाबात करवाने का ऐलान हो चुका था, मगर CMLA हेडक्वार्टर को इस फंदे की तलाश थी जो जुल्फ़कार अली भुट्टो के गले में फ़िट किया जा सके। 1972 सन में डेरा गाजी खान से जमात इस्लामी के रहनुमा डॉक्टर नज़ीर अहमद शहीद हो गए। इस कत्ल का मुकदमा चलाने पर भी गौर हुआ, मगर ज़ियाउल हक के मशीरों का ख्याल था कि ये एक कमज़ोर मुकदमा है। आखिरकार ज़िया शाही इंसाफ को वो फंदा मिल ही गया जिसकी इसे तलाश थी। अहमद रज़ा कसूरी अपने वालिद नवाब मोहम्मद अहमद ख़ान के कत्ल की FIR में FSF हुक्काम के साथ जुल्फ़कार अली भुट्टो को भी नामज़द कर चुके थे। FSF के सरबराह मसूद महमूद जो जनरल चिश्ती की तहवील में थे, इन्हें सुल्तानी गवाह बनाकर जुल्फ़कार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ बयान हल्फी ले लिया गया और भुट्टो पर हाथ डालने का फ़ैसला हुआ। जनरल फैज़ अली चिश्ती अपनी किताब में लिखते हैं कि ज़िया ने 2 सितंबर 1977 सन को जुम्मा के दिन मुझे अपने घर पर बुलाया और बताया कि इन्होंने कराची का एक खुफिया दौरा करना था और सुबह 11 बजे चकलाला एयरपोर्ट से फाल्कन त्यारे के ज़रिए रवाना होना था, मगर वो किसी ज़रूरी काम की वजह से जाने से कासर हैं। वो चाहते थे कि मैं कराची जाकर जनरल अरबाब से मिलूं और इनसे कहूं कि भुट्टो को गिरफ़्तार कर लो। मैंने कहा कि आप टेलीफोन करके ये पैगाम दे दें, अगर आम टेलीफोन इस्तेमाल नहीं करना तो ग्रीन लाइन या सैक्रोफोन के ज़रिए रब्ता कर लें। तो जनरल ज़ियाउल हक ने कहा कि ये पैगाम बिल मुशाफा देना है। जनरल फैज़ चिश्ती के ज़रिए जनरल ज़िया का पैगाम मिलते ही कमांडोज़ ने 3 दिसंबर की सुबह 70 क्लिफ्टन रोड पर वाक़या साबिक़ वज़ीर आज़म की रहाइशगाह पर धावा बोल दिया और इन्हें गिरफ़्तार करके लाहौर लाया गया। अगरचे ज़ियाउल हक मौलवी मुश्ताक को चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर करके माकूल बंदोबस्त कर चुके थे, मगर 13 दिसंबर को लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस KMA समदानी ने नताइज की परवाह ना करते हुए भुट्टो को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। 3 दिन बाद ही भुट्टो को मार्शल लॉ के तहत एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया। इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए और जुल्फ़कार अली भुट्टो के खिलाफ कत्ल के मुकदमे की समाअत शुरू हो गई। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मौलवी मुश्ताक की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत शुरू की तो भुट्टो ने एतराज़ किया कि मौलवी मुश्ताक को इस बेंच में नहीं बैठना चाहिए क्योंकि ये मेरे खिलाफ बुग़्ज़ रखते हैं, मगर मौलवी मुश्ताक मुकदमे से अलग ना हुए। दौरान समाअत कई बार भुट्टो की मौलवी मुश्ताक से तलख कलामी भी हुई। एक रोज़ नुसरत भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के कज़ाफ़ी स्टेडियम में ज़ख्मी होने की इत्तला मिलने पर भुट्टो परेशान थे और चाहते थे कि समाअत मुलतवी कर दी जाए। भुट्टो ने अपने वकील पर बरसते हुए कहा, दफ़ा करो, तुम अदालत से दरख्वास्त क्यों नहीं करते। जस्टिस मुश्ताक हुसैन ने इस जुमले को तौहीन अदालत करार दिया तो भुट्टो ने माजरत करते हुए कहा कि बीवी और बेटी के ज़ख्मी होने के बायस इनकी ज़हनी कैफियत ठीक नहीं, इसलिए ये जुमला मुंह से निकल गया। मौलवी मुश्ताक ने कहा, हमें इसकी परवाह नहीं। इस पर भुट्टो का पैमाना लबरेज हो गया और कहने लगे, बस बस मैंने बहुत बर्दाश्त किया है। जस्टिस मुश्ताक ने पूछा, क्या बर्दाश्त किया है। भुट्टो ने कहा, आपकी बेइज्जतियाँ। मौलवी मुश्ताक का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया और इन्होंने पुलिस एहलकारों को मुखातब करते हुए कहा, इस शख्स को तब तक बाहर ले जाओ जब तक ये होश में ना आ जाए। और फिर जजों के इम्तिहान का नतीजा सामने आ गया।
लाहौर हाई कोर्ट ने 18 मार्च 1978 सन को जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मुजरम करार देते हुए सजाए मौत देने का हुक्म सुना दिया। जब सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील शुरू हुई तो भुट्टो को कोट लखपत जेल से रावलपिंडी सेंट्रल जेल मुंतकिल किया गया। इस मौका पर साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कैदियों को ले जाने वाली आम कैदी वैन में सवार किया गया तो इन्होंने खुफ्तगी का इजहार करते हुए कहा कि ऐसा सलूक तो जर्मनों ने यहूदियों के साथ भी नहीं किया था। 6 फरवरी 1979 सन को सुप्रीम कोर्ट ने भुट्टो की अपील खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मौलवी अनवारुल हक ने फैसला तहरीर किया, जिससे 3 जजों ने इत्तेफाक किया जबकि 3 जजों ने इस फैसले से इख्तलाफ किया। इख्तलाफी नोट लिखने वालों में जस्टिस मोहम्मद हलीम, जस्टिस गुलाम सफदर शाह और जस्टिस नूराब पटेल शामिल थे। कर्नल रफ़ीउद्दीन अपनी किताब भुट्टो के आखिरी 323 दिन में लिखते हैं कि 5 फरवरी 1979 सन को 10 बजे सुबह मुझे DMLA के दफ्तर बुलाया गया, जहां हमें बताया गया कि शायद कल मोरखा 6 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट भुट्टो साहब की अपील मंजूर करने के बाद हुक्म जारी करे कि इनको आज़ाद कर दिया जाए। मगर ऐसे हुक्म के बावजूद भी उनको जेल से बाहर नहीं आने दिया जाएगा और वो मार्शल लॉ के तहत कई और मुकदमात में भी मतलूब हैं, जिनके तहत इन पर अलग से मुकदमा चलाया जाएगा। मुझे साफ साफ बता दिया गया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट भुट्टो साहब के लिए आज़ादी का हुक्म भी सादर कर दे कि इन्हें जेल से निकाल दिया जाए तो भी इनको जेल से बाहर हरगिज़ नहीं जाने दिया जाएगा। मुझे उस वक्त साफ पता चल गया कि भुट्टो साहब को हुकाम किसी भी हालत में आज़ाद नहीं होने देंगे और इन्हें हर हालत में सज़ा होनी ही है। मुझे दूसरे ज़राए से ये भी मालूम हुआ है कि एक ख़ास मिलिट्री कोर्ट भी मुकर्रर कर दी गई है ताकि अगर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला हस्बे मंशा ना हो तो इस कोर्ट में भुट्टो साहब के मुकदमे की समाअत की जाए। बहरहाल भुट्टो की नज़रसानी की अपील खारिज हो गई। जनरल ज़िया ने भी रहम की अपील मुस्तरद कर दी तो महकमा दाखिला ने इंतहाई उजलत में 30 मार्च को भुट्टो को फांसी देने की मौत का परवाना जारी कर दिया। चूंकि नज़रसानी की अपील को खारिज हुए अभी 7 रोज़ हुए थे, इसलिए ब्लैक वारंट वापस लेना पड़े और 1 अप्रैल को दोबारा अहकामात जारी किए गए। सदर ने भी इस दिन इन अहकामात की तौसीक कर दी तो 2 अप्रैल को भुट्टो समेत तमाम मुल्ज़मान को फांसी की सज़ा पर अमल दरामद का फैसला हुआ। मगर फिर तारीख तब्दील करना पड़ी क्योंकि मार्शल लॉ हुकाम चाहते थे कि फ़िलहाल सिर्फ भुट्टो को फांसी दी जाए। आखिर मार्शल लॉ हुकाम को इस कदर जल्दी क्यों थी? रोदाद खान, जो उस वक्त सेक्रेटरी दाखिला थे, वो अपनी किताब में लिखते हैं कि रहम की अपीलें खारिज होने पर मुझे बिल्कुल हैरत ना हुई, क्योंकि एक मौका पर जनरल ज़िया साहब मुझे ये कह चुके थे कि रोदाद साहब अब तो फिर फंदा मेरी गर्दन में है या फिर भुट्टो साहब की गर्दन में आना है। फैसला हुआ कि भुट्टो को 3 अप्रैल की रात 2 बजे फांसी दे दी जाएगी। अब किसी ने यह नुक्ता उठा दिया कि सदर की तरफ से फांसी की तौसीक को 48 घंटे नहीं हुए, इसलिए भुट्टो को फांसी नहीं दी जा सकती। एक बार फिर फांसी का फैसला मुलतवी करना पड़ा और अब 4 अप्रैल की रात 2 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया। नुसरत भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो जो सहाला रेस्ट हाउस में नज़रबंद थी, इन्हें भुट्टो से आखिरी मुलाकात के लिए जेल लाया गया। ये आखिरी मुलाकात यूं हुई कि कैदी और मुलाकातियों के दरमियान आईनी सलाखें हायल रहीं। नुसरत भुट्टो को कुर्सी लाकर दी गई जबकि बेनज़ीर भुट्टो ज़मीन पर ही बैठ गईं। आखिरी मुलाकात में बाप बेटी के सर पर दस्ते शफकत भी न रख सका और ना ही बेटी को बाप के गले लगकर रोने की इजाज़त दी गई। कर्नल रफ़ीउद्दीन की किताब में बयान की गई हकायत के मुताबिक ये मुलाकात 2.5 घंटे जारी रही, जबकि बेनज़ीर भुट्टो अपनी किताब दुख्तरे मशरक में लिखती हैं कि ये मुलाकात महज आधे घंटे पर मुहित थी। बेनज़ीर फरियाद करती रहीं कि कोठी का दरवाज़ा खोलकर इन्हें बाप को अलविदा कहने का मौका दिया जाए, मगर इजाज़त नहीं मिल सकी। भुट्टो से तमाम सहूलतें पहले ही वापस ली जा चुकी थी और वो फर्श पर बिछे गद्दे पर लेटे हुए थे। शाम 6 बजे जेल सुप्रिटेंडेंट यार मोहम्मद, कर्नल रफ़ीउद्दीन और मजिस्ट्रेट दर्जावल बशीर अहमद खान और इनके साथ जेल डॉक्टर सगीर हुसैन शाह ने भुट्टो के सेल में जाकर फांसी की बाज़ाब्ता इत्तला दी। जब फांसी का हुक्म सुनाया जा रहा था तो भुट्टो किसी घबराहट या परेशानी का इजहार किए बगैर फर्श पर बिछे गद्दे पर लेटे रहे और ज़ेरे लब मुस्कराए जैसे ज़िया शाही इंसाफ पर हंस रहे हों। और फिर जेलर की आंखों में आंखें डालकर गोया हुए कि फांसी से 24 घंटे पहले मुझे मुजाज और मुस्तनद हाकम के ज़रिए बताया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।
मेरी फांसी के तहरीरी अहकामात मुझे अभी तक नहीं दिखाए गए। मैं अपने वकला से जितना जल्द हो सके मिलना चाहूँगा और मेरे दीगर रिश्तेदारों को मुझसे मिलने की इजाज़त दी जाए। मेरे दांत बहुत ख़राब हैं और मैं अपने डेंटिस्ट मिस्टर जफ़र न्याजी से भी फौरी तौर पर मिलना चाहूँगा। भुट्टो के ये सब मुतालबात जायज़ और कानूनी थे, मगर कानून तो मार्शल्लाह हुकाम के घर का दरबान बन चुका था, इसलिए इनकी कोई बात तस्लीम ना की गई। रिश्तेदारों को इसलिए मुलाकात की इजाज़त ना दी गई कि कहीं भुट्टो की फांसी की खबर लीक ना हो जाए। भुट्टो ने अपने मुशक्कती अब्दुर्रहमान को बुलाया और कहा, गर्म पानी लाओ, मैं शेव करना चाहता हूँ, मुल्ला की तरह नहीं मरना चाहता। शाम 8:15 पर भुट्टो ने वसीयत लिखना शुरू की और 9:40 तक कुछ लिखते रहे। इसके बाद दांत ब्रश किए, मुंह हाथ धोया, बालों में कंघा किया और फिर ना जाने क्या सोचकर लिखे हुए सब कागज़ जला दिए। मुशक्कती को आवाज़ देकर कहा, राख समेट लो और सफाई कर दो। रात 1:35 पर जेल हुकाम इन्हें फांसी गांठ ले जाने के लिए सेल में दाखिल हुए। जब इन्हें उठाकर स्ट्रेचर पर डाला जाने लगा तो इनकी कमीज पैरों के नीचे आकर फट गई। हथकड़ी लगाकर भुट्टो के हाथ पेट पर बांध दिए गए। बिल अमूम ये तासुर दिया जाता है कि भुट्टो मौत से इस कदर खौफजदा हो गए थे कि इन्हें स्ट्रेचर पर ले जाना पड़ा। लेकिन सच ये है कि भुट्टो गुज़िश्ता 9 रोज़ से बतौर एहतजाज भूख हड़ताल पर थे और मुसलसल भूख हड़ताल की वजह से इन पर नकाहत तारी हो गई थी। और ये भूख हड़ताल इन्होंने चाय का कप पीकर तब ख़त्म की जब इन्हें फांसी की खबर दी गई। स्ट्रेचर से उतारने के बाद भुट्टो के हाथ पीछे कमर पर बांधकर हथकड़ी लगा दी गई। जल्लाद ने लीवर खींचा तो करीब खड़े लेफ्टिनेंट कर्नल रफ़ीउद्दीन ने वायरलेस पर कोड वर्ड में इतला दी, ब्लैक हाश। इसका मतलब है कि मिशन मुकम्मल हुआ। नाजरीन, ये था जुल्फ़कार अली भुट्टो के आखिरी दिनों की दिलखराश दास्तान। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मज़ीद ऐसी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली मज़ीद अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। अल्लाह हाफिज़।